हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस फॉर क्विज। चलिए क्विज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो समानांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगता है। तो इसमें देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए देशांतर रेखाएं होती कौन सी हैं। तो देशांतर रेखाएं वो होती है, जैसे ये हमारा ग्लोब है, तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसको दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली जो भी रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो 0 डिग्री देशांतर किसे माना गया है? ये लंदन में एक जगह है, तो वहाँ पर जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच, उसको 0 डिग्री देशांतर माना गया है। इसके जो पूर्व में है उनको कह दिया पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम में है वो है पश्चिमी देशांतर। उसी प्रकार यहाँ पर एक रेखा है 82.5 डिग्री, जहाँ से भारत के बीच से जो निकलती है उत्तर प्रदेश में नैनी गांव से, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत के बीचों बीच से निकलती है। तो देखिए, अब आपको क्या पता होना चाहिए कि देशांतर रेखाएं हैं जो कुल 360 है, यानी कि 0 डिग्री लंदन से शुरू होती है और 180 इसके पीछे से गुजरती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो कुल 360 देशांतर हैं। 0 डिग्री और 360 डिग्री देशांतर एक ही रेखा है, मतलब ग्रीनविच वाली जो रेखा है वही वो 0 डिग्री भी है अपने आप में और 360 डिग्री भी है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक दिन में 360 देशांतर है वो कवर कर लिए जाते हैं। इनकी पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर पार कर लेती है। ये क्लियर हुआ? इनकी एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक दिन में 360 देशांतर पार हो जाते हैं। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगा? 24 घंटे बटे में 360, तो 24 घंटे। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो घंटे के स्थान पर हम क्या कर देंगे? गुणा में 60 मिनट। अब इसको कट कर लीजिए, 0 से 0, 6 छिके 36 और 6 चौके 24, तो 4 मिनट लगते हैं। देखिए, 0 डिग्री ग्रीनविच से अगर हम देखें तो 82.5 डिग्री, इनकी 82.5 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगा? इसको गुना कर दीजिए 4 से, तो कितना आ जाएगा? ये 328, 82 से गुना करेंगे 4 की तो 328, और 82 की हाफ से गुना करेंगे तो 2, यानी कि 330 मिनट। तो लंदन से भारत का समय जो है वो 330 मिनट आगे है, यानी कि 5.5 घंटे जो है वो भारत का समय लंदन से आगे है। ये इस कैलकुलेशन से निकलता है। अब देखिए, कुम्मी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, कुम्मी जो लोक नृत्य है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तमिलनाडु में और भी बहुत से लोक नृत्य जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कजही अट्टम जो है तमिलनाडु में एक लोक नृत्य है। उसी प्रकार कवड़ी अट्टम हो गया, कारगट्टम हो गया, ये भी तमिलनाडु का लोक नृत्य है, कारगट्टम। और एक होता है बम्वर नृत्य भी तमिलनाडु में किया जाता है। और ये सब लोक नृत्य का मतलब वही होता है कि एक आम आदमी जो करता है खुशी के मौके पर, वो लोक नृत्य होता है। और जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो काफ़ी प्रोफेशनल लोगों के द्वारा किया जाता है। तो लोक नृत्य कोई भी कहीं भी कर सकता है। तो ये सब लोक नृत्य थे जो तमिलनाडु के थे। और आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य मैंने आपको बताया था लंबाड़ी भी फेमस है आंध्र प्रदेश में, तो ये भी आप याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। और महाराष्ट्र का धनगरी गाजा, तो धनगरी गाजा महाराष्ट्र में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ग्रीन लाइन किन दो देशों के बीच है? तो देखिए, ग्रीन लाइन जो है वो इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इजराइल और वेस्ट बैंक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी आपने नाम सुना होगा, ये पैलेस्तीन का एरिया है। यहाँ पर देखिए गाज़ा पट्टी आपको लिखा दिखेगा, और पूर्व में ये देखिए वेस्ट बैंक, तो ये वेस्ट बैंक है। और ये इजराइल की सीमा, जहाँ अभी मैं पेन चला रहा हूँ वो देखिए ग्रीन रेखा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये ग्रीन रेखा है, ये वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच जो है ये ग्रीन रेखा है। तो इसका सही आंसर होगा सी। वैसे इजराइल और लेबनान के बीच में भी रेखा है, जैसे कि इजराइल और लेबनान के बीच जो रेखा है वो ब्लू रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए इजराइल और लेबनान, ये है ब्लू लाइन,
ये ऊपर लेबनान है और नीचे इजराइल है, तो ये ब्लू लाइन के बीच में है। और एक पर्पल लाइन है जो कि सीरिया, यहाँ पर देखिए ये सीरिया है और इजराइल, ये गोलन हाइट वाला जो एरिया है जो इजराइल ने कब्जा लिया है, तो यहाँ पर ये है, ये पर्पल लाइन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सोचें। तो देखिए बेकोल झील जो है रूस में, ये सबसे गहरी झील है विश्व की, और ये इतनी ज़्यादा गहरी है, यानी कि लगभग आप 1.5 किलोमीटर तक इसको गहराई इसकी माप सकते हो, क्योंकि 1642 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर से भी थोड़ा ऊपर। फिट में देखें तो 5387 फीट इसकी गहराई है। अब सोचिए कितना गहरी एक झील हो सकती है। और बाकी ये तीनों झीलें अफ्रीका में हैं, मैं थोड़ा आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर ये है बेकोल झील, दक्षिणी साइबेरिया में, रूस का जो दक्षिणतम हिस्सा है, जो मंगोलिया के देखिए जस्ट उत्तर में ये है बेकोल झील। अब देखिए जो तीनों झीलें मैंने आपको बताई, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ। तो विक्टोरिया झील एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। अफ्रीका में देखिए विक्टोरिया झील 3 देशों से घिरी हुई है। यहाँ देखिए इसका ट्रिक भी याद कर लीजिए, UKT, युगांडा, केन्या और तंजानिया, तो 3 देशों से घिरी हुई है UKT। इसका ट्रिक क्या हो गया? UKT। उसके बाद देखिए टेंगनिका झील, तो टेंगनिका झील जो है ये 4 देशों से घिरी है। यहाँ इसको मत देखिए, रवांडा से नहीं घिरी हुई है, वैसे मैप में यहाँ देखिए इसके नीचे छोटा सा देश है ब्रूंडी, तो ब्रूंडी, उसके बाद तंजानिया, उसके बाद यहाँ देखिए जाम्बिया, जाम्बिया की सीमा यहाँ देखिए ये इससे टच होगी, तो जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इनकी इसका ट्रिक आप देख सकते हो BTZDRC, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये एक ही देश है। B से ब्रूंडी, T से तंजानिया और Z से जाम्बिया, तो ये टेंगनिका झील है। तो ये इन 4 देशों से घिरी हुई है, ये है टेंगनिका झील। तो इसके बाद आप अगली झील देखिए, अगली झील है मल्लावी झील। मल्लावी झील बहुत ईजी है, यहाँ देखिए ये रही मल्लावी, तो ये किससे घिरी हुई है? एक तो मल्लावी देश खुद ही हो गया मल्लावी, एक मोजाम्बिक हो गया और एक तंजानिया हो गया। तो इसका ट्रिक है MMT, इनकी मल्लावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। एक बात आप कॉमन याद रखिए, तंजानिया देश जो है वो 3 झीलों से सीमा शेयर कर रहा है। यहाँ पर उत्तर में इसके विक्टोरिया झील, दक्षिण में मल्लावी झील, पश्चिम में इसके हो गई टेंगनिका झील और पूर्व में आप देखें तो ये समुद्र हो गया। तो ये तीनों साइड इसके कोई ना कोई वाटर बॉडी है। तो अगर आपको आ जाए कि कौन सा देश इन झीलों से सीमा नहीं बनाता, तो तंजानिया को आपको भूल के भी कैंसिल नहीं करना है, तंजानिया के तीनों तरफ झीलें हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप मैप में भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये रही मल्लावी, टेंगनिका और विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील ज़्यादा पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। पादप की कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? सोचिए। देखिए वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड शर्करा है, सिर्फ ऊर्जा देती है, मीठी शर्करा होती है, बहुत ही सिंपल होती है, और ये लगभग ग्लूकोज के एक अणु के यूज से बनती है। और जो माल्टोज है ये एक डाइसेकेराइड शर्करा है। माल्टोज क्या है? एक डाइसेकेराइड शर्करा है और इसमें 2 ग्लूकोज के अणु भाग लेते हैं। काइटिन और सेल्यूलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड शर्करा के उदाहरण है, इनकी इसमें 2 से ज़्यादा ग्लूकोज के अणु मिलकर इस शर्करा को तैयार करते हैं और ये निर्माण कार्य में भाग लेती है, ऊर्जा भी देती है और निर्माण कार्य में भाग लेती है। अब यहाँ देखें तो पौधे की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूलोज। वहीं हम देखें काइटिन, तो काइटिन से क्या बनता है? कवक की कोशिका भित्ति बनती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनती है। और अगर हम देखें तो पॉलीसेकेराइड शर्करा ऊर्जा देती है। ऊर्जा किस रूप में देती है? क्योंकि जब ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो लीवर क्या करता है? उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर के पास इकट्ठा हो जाता है और जब इमरजेंसी में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो फिर ये ग्लूकोज काम में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सोचिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा में है। मैं आपको बता भी चुका हूँ, जनेवा में काफ़ी हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि बार बार रिपीट करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा
जैसे कि वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी जनेवा में है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इंडेक्स देता है इसका भी जनेवा में है, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी जनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जनेवा में है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जनेवा में है, और यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी इसका भी हेडक्वार्टर जनेवा में है। वहीं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी तो हो गया, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का भी जनेवा में है। तो ये सब हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा में है। और इसके अलावा देखें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है ये बना था 23 मार्च 1950 को। तो ये 23 मार्च जो है इस दिन हम क्या मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो इसी दिन के कारण में ये मनाया जाता है। और 23 मार्च को शहीदी दिवस भी होता है, भगत सिंह जी की शहीदी हुई थी, तो इस कारण भी ये इम्पोर्टेंट है 23 मार्च का जो दिवस है। तो इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो देखिए राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रधान होता है या संवैधानिक मुखिया होता है, क्योंकि उसको संविधान के अकॉर्डिंग पावर मिली होती है राज्यपाल को, लेकिन वो कार्य जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, इसलिए कार्यकारी प्रमुख क्या होगा, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है ताजुल मासिर पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर 4 लेखक दिए गए हैं, आपको छांटना है कि ताजुल मासिर पुस्तक किस इतिहासकार ने लिखी थी। तो देखिए ताजुल मासिर जो लिखी थी वो हसन निज़ामी ने लिखी थी। और हसन निज़ामी कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था उसका दरबारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका दरबारी था हसन निज़ामी। उसके अलावा अल-बरूनी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि महमूद गजनवी के साथ आया था, ये महमूद गजनवी के साथ आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, तो तहकीकात ए हिंद, इसको किताबुल हिंद भी कहते हैं, तो ये याद रखिए आप। इसके अलावा उत्तबी, फिरदौसी, और ये भी महमूद गजनवी के ही दरबारी थे, जैसे उत्तबी है, फिरदौसी है, अल-बरूनी है। ये हसन निज़ामी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी था। आगे देखिए सबसे अधिक घनत्व तथा सबसे भारी धातु कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो देखिए सबसे भारी धातु है जो ओस्मियम है। ओस्मियम जो है वो सबसे भारी है, और लिथियम ये जो है वो सबसे हल्की है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। और प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु मानी जाती है। और प्लेटिनम का एक और नाम भी है, इसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सोचें। देखिए दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। पारसेक कितना बड़ा होता है? क्योंकि इसमें 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष, अभी तक आपने सुना होगा कि प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी इकाई है, क्योंकि प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। सोचिए कितनी बड़ी यूनिट है। और इससे भी बड़ा होता है पारसेक, इनकी इसका लगभग 3.5 गुना कर दें तो एक पारसेक के बराबर होता है। सबसे बड़ी यूनिट है पारसेक होती है दूरी को मापने की। इसी के साथ ये क्विज समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।